ठीक है, तो हमने कल एक बात समझी थी जो लास्ट लेक्चर में कि दो जोन है, एक तो आपका कंडक्टिंग जोन है, एक आपका एक्सचेंज जोन है। ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन तक मेरे ख्याल में हम लोग बात कर चुके थे कि भाई कहां से शुरू होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, यही बात हुई थी ना लास्ट में। यस सर। यस सर। अब जरा हम बात कर ले रहे हैं बच्चों किसकी, एक्सचेंज जोन की, कि एक्सचेंज जोन कौन सा है। एक्सचेंज जोन किसे कहेंगे, जहां पर गैस क्या करेंगी, एक्सचेंज। एक्सचेंज। ठीक है, तो इस जोन में आपका आता है एल्वियोलर डक्ट, ठीक, दूसरा एल्वियोलाई या एल्वोलाई सैक। ये चीजें जो है मिला के क्या बनाते हैं, एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सचेंज जोन। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो आप ये तो लिख लिया होगा, लिख लिया बेटा? यस सर। ठीक है, अब हम मेन बात करेंगे आपके ऑर्गन की, जिसका नाम है बेटा लंग्स। देखिए, ह्यूमन बॉडी में क्या पाए जाते हैं, पेयर ऑफ लंग्स, एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं, ये बात पता है? ठीक है, यस सर। अब जो आपके सीने की, चेस्ट की जो कैविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। लंग्स कहां पर होते हैं, इसी चेस्ट के अंदर होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि प्रेजेंट इन, लोकेशन क्या हो गई इसकी, इनसाइड थोरेसिक कैविटी। हाँ, थोरेसिक कैविटी, है ना, आसान बात है। ठीक, अगर आप लंग्स को देखेंगे तो लंग्स आपका, एक सेकंड रुको बच्चा, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। एक लंग्स ये है और दूसरा लंग ये है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। एंड दीज आर कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन। ओके बेटा? यस सर। यस सर। These two membrane, this one and this one, उसकी भी होगी। These two membrane are known as प्लूरल कैविटी। plural membrane, प्लूरल मेम्ब्रेन। ना कैविटी नहीं। अब इन दोनों के बीच की जो खाली जगह हो गई, इसको क्या कहेंगे बेटा, प्लूरल कैविटी। कैविटी, है ना? ठीक है, अब इन मेम्ब्रेन को भी कुछ नाम दिया है। ये है बेटा आउटर, पेरीफेरी पे है इसलिए कहते हैं इसको पेराइटल। आउटर वाली का नाम क्या हो गया बेटा, पेराइटल। राइटल। पेराइटल। इनर विसरल। ठीक है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन आर टू, आउटर वन इज पेराइटल एंड इनर वन इज विसरल। बोथ आर mesodermal in origin, both arise from the mesoderm। ठीक है, कृतिका बस इस स्लाइड के बाद मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब ये जो कैविटी है जिसको हम प्लूरल कैविटी कह रहे हैं, इसमें कुछ फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, इस तरीके से इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं बच्चों प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। वेरी गुड, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है बेटा, बेसिकली क्या काम करता है, इधर जो लंग के सरफेस हैं उनमें फ्रिक्शन कम करता है ना। लंग का काम क्या है, एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, रिलैक्स हो जाना, एक्सपैंड रिलैक्स, तो फ्रिक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, इट रिड्यूस फ्रिक्शन। क्लियर है बेटा?
रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। यहां तक बात क्लियर हमारी? Yes, Yes, sir. sir. कभी कभी क्या होता है बच्चों, इस फ्लूइड में, इस फ्लूइड के अंदर क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब इस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, फ्लूइड अमाउंट राइजेस, है ना, फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। और जब फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो बेटे क्या होगा, डिस्पोनिया होगा। क्या होगा बच्चों? Dysphonia. इसका मतलब होता है बेटा डिफिकल्टी। जिसका मतलब क्या होता है बेटा? Difficulty. डिफिकल्टी, है ना। तो डिफिकल्टी, पोनिया मीन्स ब्रीदिंग, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है बेटा। Yes, sir. कब होगी? जब इस फ्लूइड का अमाउंट राइज हो जाएगा, और वो होता कब है? ज्यादातर जब इसमें क्या हो जाता है बच्चा लोग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चले अब इसको लिख लेते हैं। थोरेसिक कैविटी में है, कवर्ड बाय प्लूरल Membrane. Membrane. मेम्ब्रेन, आउटर Parietal. टेल एंड इनर Visceral. विसरल। ठीक है, एंड बोथ आर मीजोडर्मल In origin. इन ओरिजिन। ठीक है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखिए, द कैविटी इज नोन एज Pleural cavity. Pleural cavity. प्लूरल कैविटी, कंसिस्ट ऑफ, Pleural fluid. वेरी गुड, कंसिस्ट ऑफ प्लूरल फ्लूइड विच रिड्यूसेस, क्या करता है? Friction. फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन दी लंग सरफेस। चलो लिखो बेटा। Yes, sir. लिख लिया? Yes. चलो हाँ, लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई जरूरत नहीं। Done, sir. ठीक है, देखिए बच्चों, दिस वन इज फर्स्ट वन और दिस वन, Yes, sir. First one. देख लो। हाँ कृतिका, आप भी देख लो। Done, sir. ये क्या है बच्चों? दिस इज ट्रैकिया, है ना। Yes, और sir. इसमें ये क्या लगा दी मैंने? कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है बच्चों। Yes, sir. अब आपका यहां से अराइज होगा, ये किसके अंदर चले जाते हैं? दोनों ही लंग्स के अंदर। ठीक है बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज देखें, दिस राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 lobes. How many lobes? 3 lobes. 1, 2, and this one is 3. And these lobes basically are divided by a fissure known as horizontal fissure. ये कौन सा fissure है बच्चा? Horizontal. Horizontal. Horizontal fissure. And this one is obligate fissure. ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. So right lung has 3 lobes,
and left lung has 2 lobes divided by only 2 lobes. Oblique. obligate fissure. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब बच्चे एक चीज देखो, हमने ना यहाँ पर कुछ एक नॉच दिया है, दिख रहा है आपको? अंदर के गड्ढा दिया है यहाँ पर लेफ्ट लंग पे, ठीक है? इस नॉच को हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं बेटा? Cardiac node. हाँ, क्योंकि हमारा जो दिल होता है, हार्ट होता है, वो स्लाइटली कौन सी साइड पे होता है? Left side. लेफ्ट साइड पे ना। तो लेफ्ट साइड पे दिल के एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर एक जगह होती है जिसको हम लोग बोलते क्या है? कार्डियक नॉच। ये मैंने क्या बनाया? एक तरीके से हार्ट बनाया। यहाँ पर क्या सिचुएटेड होगा आपका? हार्ट। इसका दूसरा नाम आई थिंक मीडियस्टिनम है, ठीक है? कार्डियक नॉच, ठीक। किस लोब में, कौन से लंग में होगा बेटा? ये लेफ्ट लंग में। Clear? Yes, sir. चलिए, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। तो यहां हम लिख दें राइट लंग हैज हाउ मेनी लोब्स? 3 lobes. 3 lobes. 3 lobes. And left lung has 2 lobes. 2 lobes. ठीक है बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. Okay. Even the weight of the right lung is slightly more than the left lung. Okay. The right lung is 675 gram and left lung is approximately 575 gram. Okay. Yes, sir. ठीक है, चलो बना लो फटाफट इसको। Done, sir. No, sir. लिख लो, जिसका नहीं हुआ लिख लो बेटा। लिख लिया सबने? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Done, sir. ओके बेटा, ठीक है। अब अगले पेज पे देखते हैं। देखो बेटा, जरा एक बार थोड़ा सा एक्सचेंज जोन बना के देख लो। इसी में बना के थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ तो आपके और ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। ये आप देखें, ये आपके डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से और अंदर, ठीक है? मान लीजिए इसको मिटा दे, समझाने के लिए आपने तो बना लिया होगा ये। Yes, sir. Yes, sir. ये पोर्शन Yes, sir. मिटा रहा हूँ, ठीक है? आपको मुझे समझाना है एक्सचेंज जोन, ठीक है? ये मान लीजिए फॉर इंस्टेंस ये आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ठीक है? आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ही क्या मिलेंगी आपको? कार्टिलेजिनस रिंग, String. ठीक है? इसके बाद जो पोर्शन आएगा दैट विल बी Respiratory tree. रेस्पिरेटरी एंड रेस्पिरेटरी कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी Bronchiole. bronchiole, ठीक है? These bronchiole will give rise to, थोड़ा और नीचे की तरफ बनाते हैं इसको, और नीचे की तरफ जाएंगे। This will be called as alveolar duct. Okay, alveolar duct consists of numerous sac-like structure known as alveoli. ठीक है, ये क्या होगा? alveoli. अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्री की तरह दिखता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये रेस्पिरेटरी ट्री है, एक्सचेंज ट्री। ठीक है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. चलो बना लो, फिर आगे मैं लिखाता हूँ alveoli के बारे में। Done, sir. Done, sir. चलो आगे बताएं फिर। Yes, sir. ठीक, अब हेडिंग डालते हैं alveoli। ठीक है बेटा? alveoli क्या है? कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज alveoli, तो आप सबसे पहले जवाब देना इट इज द स्ट्रक्चरल एंड Functional unit of lung. वेरी गुड, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर दोनों लंग्स को मिला के देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली
300 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है बच्चों? 10 lakhs. तो कितनी हो गई बेटा ये? बहुत ज्यादा। ठीक है, Yes, sir. 300 मिलियन क्या पाई जाती हैं? Alveoli. एल्वेलाई, टोटल बोथ लंग्स में, इन बोथ लंग्स। ठीक है बेटा, दोनों लंग्स को मिला के ये Yes, 300 मिलियन होती है। ठीक है, अब जो आपके एल्वेलर वॉल है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना कि एल्वेलर वॉल में भी 2 लेयर होती हैं। ठीक है, जो एल्वेलाई होगा, अगर इस तरीके से बनाए हम लोग, ग्रीन कलर से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एल्वेलर वॉल है। ठीक है, इसकी 2 लेयर होंगी, इस तरीके से देखें आप। ठीक, ये जो बाहर वाली लेयर है, एक कहाँ है बेटा? अंदर है। ठीक है, एक अंदर है, एक बाहर है। तो जो आउटर वाली लेयर है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस, और वो भी कौन से? येलो, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। एंड द इनर लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। आप एक बार को आउटर भूल जाओ, मगर क्या याद रखोगे आप लोग? Inner. इनर, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम से ही क्या होना है बच्चा? एक्सचेंज होना है। तो हम लिखेंगे क्या? वॉल ऑफ एल्वेलाई कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं बेटा इसमें? Sir, 2 लेयर्स होती हैं। आउटर इज yellow fibrous connective tissue. एंड इनर इज Squamous Squamous epithelium. वेरी गुड। थोड़ा सा और लिख दें, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है बेटा, Yes. ठीक Yes, है। sir. हाँ, अब इनके पास, अब जरा दूसरी चीज, इनके पास जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, इनके पास बड़े इंपॉर्टेंट सेल होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूमोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमोसाइट्स। अब ये न्यूमोसाइट्स भी कितने तरीके के होते हैं? इनके पास 2 तरीके के, न्यूमोसाइट फर्स्ट और न्यूमोसाइट्स सेकंड। न्यूमोसाइट फर्स्ट एंड न्यूमोसाइट Second. सेकंड, Second. है ना? 2 तरीके के सेल हैं, न्यूमोसाइट फर्स्ट है और दूसरे कौन से? न्यूमोसाइट। Side ठीक है, second. सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके पास सेल हैं, दीज आर न्यूमोसाइट फर्स्ट। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है कि भाई एल्वेलाई का काम क्या है बच्चों? मेन फंक्शन क्या है एल्वेलाई का? कोई बताएगा? Exchange of gases. एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वेरी गुड, सही बता रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो न्यूमोसाइट फर्स्ट है, इनका ही काम क्या होता है बच्चे? Exchange of gases. एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और न्यूमोसाइट सेकंड जो है, ये क्या करते हैं? जब एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो ये प्रिवेंट करते हैं कि कहीं एल्वेलाई कोलैप्स ना हो जाए। क्या ना हो जाए बच्चे? एल्वेलाई कोलैप्स ना हो जाए। इसलिए क्या करते हैं, ये कंपाउंड सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है लेसिथिन। ठीक, अभी मैं स्क्वैमस एपिथेलियम हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल, है ना बच्चों? Yes, sir. ठीक है, पहला जो हो गया वो हो गया न्यूमोसाइट फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बारे में लिख देते हैं, इट हेल्प इन गैस एक्सचेंज। किसमें मदद करता है बेटा? Gases. Gas exchange. ठीक है, Yes, दूसरा sir. कौन सा है? Pneumocyte 2. सेकंड, वेरी गुड, न्यूमोसाइट सेकंड। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? सिक्रीट लेसिथिन। एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? लेसिथिन। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है एल्वेलाई को फ्रॉम, Collapsing. वेरी गुड, कोलैप्सिंग। ठीक है भाई, हो गया ये। अब एक और पॉइंट रह गया, ये है हमारे कैसे? मोर। ज्यादा कौन से मिलेंगे? फर्स्ट, और कम कौन से मिलेंगे? Second. चलो बेटा उतारो। No, ठीक है, sir. हो गया। No, sir.
नहीं लिखो, Don't लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं, आराम से लिखो। समझ समझ के करना है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। Done, sir. अभी दिखा रहा हूँ रोहित, बस बच्चे ये हो जाए, इनकी स्लाइड, पिछली स्लाइड दिखा दूंगा। Done, sir. हो गया, देखो भाई रोहित, ये है पिछली स्लाइड। हो गया रोहित? Yes, sir. चलिए ठीक है। देखो बच्चों, जिसका फर्स्ट स्लाइड रह गया था वो भी जल्दी से देख लो। ये है फर्स्ट स्लाइड, सॉरी ये वाली। ठीक है, Done, sir. चले चले फिर चले आगे बढ़े। हाँ, अभी एक पॉइंट और रह गया। देखो, अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें बना रहा हूं, आप उसको थोड़ा समझेंगे। हमारे भले ही साइज में ज्यादा हो, पर एक्चुअली ये साइज में छोटे होते हैं, हमने ज्यादा बनाए हैं। आपको क्या दिख रहा है? आप कहेंगे सर मुझे कुछ पोर्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं एल्वेलर वॉल पे? Four. पोर्स दिख रहे हैं। खुद ही बता दो बच्चों, क्या चीज में मदद कर सकते हैं ये पोर्स? सर सोचो। एंट्री के लिए, सर किसी की एंट्री के लिए। हाँ, एंट्री के लिए बेसिकली एल्वेलाई का काम क्या है? बस खत्म बात, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये पोर्स जो हैं एल्वेलर वॉल के पास पाए जाते हैं। ये पोर्स किस काम में मदद करेंगे? जो गैस का डिफ्यूजन होना होगा तो इस पोर्स के उसमें होता हुआ चला जाएगा। ठीक है बेटा, अब इन पोर्स का एक नाम है, इन पोर्स को हम कहते हैं पोर्स ऑफ कुन। इन्हीं के नाम पे कुछ और भी था ना, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, याद है? Yes, sir. चले आगे पढ़ाएं फिर। हो गया ये? Yes, सर sir. Force of कुन, KUHN, लिख लिया? yes, Yes, sir. sir. चले देखिए बच्चों, अगली बात आप सुने कि भाई जो मैमेलियन लंग्स है ना, इन मैमल्स का, तो ये लंग्स जो होते हैं ना कि स्पंजी होते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर एनाटॉमी जब डॉक्टर बन जाएंगे उसका लंग्स को छू के देखेंगे तो स्पंजी होंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये आपके हॉलो है। कैसे हैं बच्चों? ये सॉलिड है। बात मेरी, पॉइंट मेरे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सॉलिड है और स्पंजी है। मैमेलियन लंग्स आपके सॉलिड होते हैं और स्पंजी होते हैं। स्पंजी इसलिए होते हैं भाई एयर को अंदर लेना होता है तो फूल सके। ठीक है, कोई ऐसी कोई कैविटी नहीं है जिसको आप कह सको भाई लंग्स के अंदर ये आपकी सेंट्रल कैविटी है। दूसरी चीज, अब एक बात सुने, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखेंगे। लंग्स में कोई मसल नहीं पाई जाती मैमल्स के। क्या नहीं पाई जाती बेटा? Muscle. Muscles. मसल्स के। ठीक है, यानी कि आपके पास ऐसी पावर नहीं है कि सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की और सेल्फ एक्सपेंशन की पावर नहीं होती। तो इसी वजह से क्या हम लिखते हैं कि मसल्स आर एब्सेंट इन, Mammalian. Lungs. हाँ, मैमेलियन lungs. लंग्स। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है बच्चों, ठीक। Yes, sir. देखो, अब बात करेंगे हम थोरेसिक केज की। थोरेसिक केज। अब इस केज में क्या क्या आएगा जरा ध्यान से सुनना। एक तो आ जाएगी आपकी गर्दन। ठीक है, गर्दन में एक बड़ी खूबसूरत सी बोन होती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लैविकल। याद है? कॉलर बोन, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना, इसको हम लोग कहते हैं बेटा क्लैविकल। ठीक है बेटा, क्लैविकल से जुड़ी हुई एक फ्लैट बोन आती है जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग स्टर्नम। बिल्कुल आपके चेस्ट में, इसको छू भी सकते हैं आप, यहाँ पर सामने होती है। ठीक है, Yes, बिल्कुल sir. सामने। ठीक है, अब और क्या होंगे?
और होंगे इसमें रिप्स। क्या होंगे बच्चों? Ribs. रिप्स। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। मैंने कितने बनाए बच्चे? 7. 7। होते कितने हैं? कितने पेयर होते हैं बेटा रिप्स के? 12. 12। ये 7 मैंने यहाँ पर जो बनाए पीछे आपके जुड़े होंगे ये किससे? वर्टिबल कॉलम से। आगे किससे जुड़े हैं? Sternum, sir. स्टर्नम से। दोनों जगह से जुड़े होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? True ribs. ट्रू रिप्स। पता है ना बच्चों? Yes, sir. अब जो अगला होगा 8वां 9वां और 10वां, ठीक है, ये किससे जुड़े होंगे? पीछे तो वर्टिबल कॉलम से और आगे से Sternum, sir. ना 7th रिप से। कौन से रिप से? 7th. 7th. इनको हम लोग कौन सा बोलते हैं बेटा? False. False ribs. फॉल्स रिप। 1st to 7th एंड 8th to 10th। ठीक है। इसके अलावा 2 होते हैं आपके, Floating ribs. 2 पेयर आपके फ्लोटिंग रिप से। ये पीछे तो जुड़े होते हैं किससे? वर्टिबल कॉलम से। आगे किसी से भी नहीं, इसीलिए आगे फ्लोट करते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इन्हें? Floating ribs. फ्लोटिंग रिप्स। Floating ribs. यानी कि 11 से लेकर 12। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. इतनी बात समझ में आई? Yes, एक और sir. चीज होती है जो कि रेस्पिरेशन में मदद करती है, वो मिलता है आपको इस जगह, और ये होती है डोम शेप की। सब बच्चे जानते हैं इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा से? Diaphragm. डायफ्राम। इसको कहते हैं बच्चा डायफ्राम। ठीक है बेटा, Yes, sir. इसको बोला Yes, जाता sir. है बेटा डायफ्राम। ठीक। अब यही डायफ्राम है जो क्या करता है, आपके 2 चैम्बर बना के देता है, मतलब 2 कैविटी बना के देता है। ऊपर वाली सारी कैविटी, ये वाली कैविटी यहां से लेकर यहां तक, ये होगी बच्चों कौन सी कैविटी? Thoracic cavity. एक्सीलेंट। Thoracic cavity. ठीक है, थोरैसिक कैविटी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पीछे मैं एक अलग कलर से आपको बना दे रहा हूं, इस तरीके से बोन्स बनाई है मैंने। ये बेसिकली क्या है? पीछे वर्टिबल कॉलम है, समझने के लिए बनाई है। ठीक है। Yes, sir. नीचे जो है आपका, ये नीचे का पोर्शन जो रहेगा ये कहलाएगा आपका लोअर एब्डोमिनल। Cavity. लोअर मत लिखो, हालांकि इससे कंफ्यूजन है। ये क्या है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। ऊपर वाली कौन सी कैविटी हो गई? थोरैसिक। नीचे वाली कौन सी कैविटी हो गई? Abdominal. Abdomen. ठीक है। अब ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम किस किस में मिलता है? एक तो मिलेगा बच्चों मैमल्स, और दूसरा होता है। ठीक है। Yes, sir. चलिए बना लीजिए इसको। सर ये भाग 8 to 10th लिखा है। नहीं सुनाई है बेटा, दोबारा बोलेंगे आप? सर फाल 3 8 to 10th लिखा है। हाँ बच्चे, 8th 9th 10th। जो आपके पास 12 पेयर होते हैं ना यस सर। रिब्स के, तो जिसमें Yes, sir. से 1st to 7 आपके क्या रहते हैं? ट्रू। True ribs. क्योंकि ये वर्टिबल कॉलम प्लस स्टर्नम से जुड़े होंगे। ठीक है, इसलिए इनको हमने ट्रू रिब्स कह दिया। फॉल्स रिब क्या? वर्टिबल कॉलम प्लस 7th रिब से जुड़े होते हैं, ये आपके फॉल्स रिब हो गया। और जो फ्लोटिंग रिब है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिबल कॉलम से जुड़े होते हैं। ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए लिख लीजिए बेटा। Done, sir. डन। मैं इसी में कुछ समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा मैं मिटाने वाला हूं। आपने बना लिया है बच्चों सबने? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है sir. बेटा। अब जरा इधर देखें आप, है ना, आपके जो डायफ्राम है ना, इस डायफ्राम में कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं। ये मैंने हरे कलर से क्या बना रहा हूं बेटा, समझ जाओ। ये मसल्स, Yes, sir. इन मसल को हम लोग कहते हैं बेटा रेडियल मसल। ठीक है। ये मसल कौन सी है? रेडियल मसल। Radial muscle. निशांत बेटा आवाज आ रही है बहुत ज्यादा।
रेडियल मसल। अब ये क्या होता है, देखो जब ये रेडियल, वैसे शेप क्या है इसका, डायफ्राम का यूजुअली डोम शेप है, गुम्बद के शेप जैसा, ठीक है। जब रेडियल मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट। फ्लैट। अब जरा देखो, ठीक है, अभी तो ये डोम शेप है, अभी मैं क्या करने वाला हूं उसको, फ्लैट। ध्यान से बच्चों देखना, ठीक है, यस सर। कुछ समझाना है। ये हो गया फ्लैट, ठीक है, हो गया। यस सर। अभी कैसा है, डोम। डोम। अब फ्लैट। फ्लैट। अब एक बात बताओ मुझे, आप इतना बताएंगे कौन से कंडीशन में थोरेसिक कैविटी में स्पेस ज्यादा है, डोम शेप में या फ्लैट में? सर फ्लैट। Flat. फ्लैट में है ना, क्योंकि जब ये डोम शेप था तो हमारे पास कितना स्पेस था, सिर्फ इतना सा स्पेस था लंग्स को फैलने के लिए, सब चीज को एक्सपेंड होने के लिए, देख रहे हो, यस सर। है ना। अब Yes, sir. जैसे ही ये क्या हो जाएगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा, है ना, इसको मिटा देते हैं दोबारा से। जैसे ही ये बच्चे क्या होगा, फ्लैट होगा, मान लीजिए ये फ्लैट हो गया तो हमारे पास स्पेस ज्यादा हो बढ़ गया, जाएगा। ठीक है। तो ये जो डायफ्राम जो है, जब भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाय द हेल्प ऑफ विच मसल, रेडियल Radial मसल। muscle. आपकी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज Increase हो हो जाएगा। जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये जरूरी है भैया रेस्पिरेशन के लिए कि डायफ्राम वर्किंग हो, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। यस Yes, sir. डायफ्राम वर्किंग नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा रेस्पिरेशन होना, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए अगला, इसमें इतना समझ में आया, मैं लिखा दूं अब। Yes, यस सर। sir. यस सर। अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, जिसका नाम है बच्चा डायफ्राम। बना लिया था सबने। यस सर। Yes, sir. यस सर। डायफ्राम Yes, है sir. क्या, एक मस्कुलर सेप्टम है, मसल का बना हुआ है। सेप्टम कहते हैं डिवीजन, सेप्टम समझते हो ना, यस सर। यस सर। विच इज फाउंड ओनली इन मैमल्स। किसमें मिलता है बच्चों, मैमल्स और मैमल्स। Crocodile. दो नाम है, हाँ, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, वेरी, मैमल्स में और क्रोकोडाइल में, ठीक है। नॉर्मल शेप जो है, नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम इज डोम M शेप। shape. डोम डोम शेप। नॉर्मली कैसे मिलता है, नॉर्मल का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको नॉर्मल शेप पाते, नॉर्मली मतलब ज्यादातर, मतलब होता कैसा बॉडी के, ज्यादातर का मतलब होता कैसा बॉडी के अंदर, तो उसका शेप है बेटा Dome. Dome shape. डोम शेप। क्लियर। यस Yes, sir. क्या करता है ये, डिवाइड करता है द बॉडी इनटू टू कैविटी, बॉडी को दो कैविटी में डिवाइड कर देता है। पहली Thoracic cavity. वेरी थोरेसिक कैविटी, और दूसरी बच्चे Abdominal cavity. अब्डोमिनल कैविटी, ओके, यस सर। So, ठीक है बेटा, हो गया। अगली Yes, चीज, रेडियल मसल्स आर प्रेजेंट इन डायफ्राम, ठीक है। विच कॉन्ट्रैक्ट्स टू मेक डायफ्राम Flat. वेरी गुड, फ्लैट, which result in increase of space. Space. बेसिकली वॉल्यूम है ना उसको, थोरेसिक वॉल्यूम, है ना। यस सर। चलो Yes, लिख लो sir. बेटा, फिर आगे समझते हैं अगली चीज।
Done, sir. Done? No, sir. Done, sir. चलो आगे समझते हैं अब हम। अब दोबारा से बनाते हैं। ये बेटा ये है आपकी स्टर्नम। क्या है बच्चों ये? Sternum. स्टर्नम। जो फ्लैट बोन होती है चेस्ट में उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टर्नम। ठीक है। अब इस स्टर्नम से अटैच हैं आपके Ribs. रिब्स, है ना? ये है रिब्स। थोड़े से बनाए हैं मैंने, ज्यादा नहीं बना, बस समझाने के लिए, कुछ समझाने के लिए मैं आपको ये बना रहा हूं। ठीक है। Yes, sir. अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके से कुछ मैंने लगाया। बेसिकली क्या है? रिब्स को कवर करने वाली मसल्स हैं। रिब्स को कवर करने वाली मसल्स, है ना? एक रिब को इसलिए छोड़ा मैंने, एक एक रिब को, कि जिससे कि आपको मसल समझ में आए, वरना पूरे में कवर कर सकता था मैं। हमारी बॉडी में अगर देखो तो पूरे में होता है। ठीक है। तो ये जो मसल्स हैं जिन्होंने रिब्स को कवर कर रखा है, ये कहलाती हैं कोस्टल मसल्स। ठीक है। पहली चीज तो ये समझो कि ये जो स्पेस है ये कहलाता है इंटर कोस्टल स्पेस। क्या कहलाता है बेटा? Intercostal space. इंटर कोस्टल स्पेस। अब मान लीजिए मेरी 2 उंगलियां रिब्स हैं, दिख रही है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है। ये 2 उंगलियां रिब्स हैं, तो ये बीच का स्पेस क्या हो गया बच्चों? इंटरकोस्टल स्पेस। अब क्या होगा? आगे भी इसके क्या लगी होंगी मसल्स और पीछे भी। तो आगे जो लगी होंगी वो तो एक्सटर्नल हो गई मसल, और अंदर जो होगी इंटरनल। वो इंटरनल हो गई। तो रिब्स जो होगा वो कवर रहेगा बाय 2 टाइप्स ऑफ मसल, दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड External. External intercostal muscle. वेरी गुड। तो हम लिख देते हैं यहाँ, ये जो मसल बनाई है हमने, कोई सी भी मान लो आप। हमें बाहर दिख रही है तो हम बेहतर है क्या माने? External. External. एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल। ठीक है। तो रिब्स में कितने तरीके की मसल होती हैं? 2 तरीके की। एक हो गई एक्सटर्नल और दूसरी हो गई इंटरनल Internal. इंटरकोस्टल मसल। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। देखो बच्चों, आप पॉइंट अब मेरे दिमाग में याद रखना। ठीक है। अगर आपको बाहर से, मतलब ऐसे जब आप सांस लेते हो, है ना, एक थोड़ा सा लेना भी जब मैं कह रहा हूं, ठीक है, तो आप थोड़ा इमेजिन करो या फिर महसूस करो कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका स्टर्नम और रिब्स किस तरफ जा रहे हैं? Sir, upward. स्टर्नम जा रहा है अपवर्ड और रिब्स जा रहे हैं आपके। ऐसा ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है बाहर कोई खींच रहा है। इमेजिन करो कोई सामने वाला रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके रिब्स आपकी तरफ आ रहे हैं और स्टर्नम आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि आप खींच रहे हो। ऐसा कर सकते हैं इमेजिन हम, है ना? Yes, sir. तो यानी कि बाहर वाले से याद रखें। मैं इसलिए कर रहा हूं कि नीट में आपको याद रहे कि जब आप इंस्पायर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? आपके रिब्स बाहर की तरफ और स्टर्नम ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ. अब एक बात समझते हैं, जरा पीछे चलते हैं। ठीक है। यहां पर पहले क्या हुआ था? एक डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर गया था, फ्लैट शेप का हो गया। Yes, sir. तो भाई इनकी वजह से क्या इंक्रीज हुआ? थोरेसिक वॉल्यूम। ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ? अब मान लीजिए हम एक मानते हैं कि भाई ये इस तरीके का है। ठीक है। अब जो यहाँ पर जो वॉल्यूम था ये तो अपवर्ड आ गया स्टर्नम, और लंग्स जो रिब्स थे वो कहाँ गए? आउटवर्ड। ऐसे होगा, दिख रहा है आपको?
Yes, sir. भाई ऊपर के कंपैरिजन में देखेंगे हम, तो अब भी क्या इंक्रीज हो गया बेटा लोग? Thoracic volume. थोरेसिक वॉल्यूम, तो यानी कि अंदर की जगह बढ़ गई। ठीक है, सांस तभी ले पाओगे जब अंदर जगह होगी। बात समझो, अगर लंग सिकुड़ा रहेगा तो क्या वो Yes. सांस ले पाएगा? No, No, sir. sir. नहीं। लंग्स कब फैलेगा? जब थोरेसिक कैविटी फैलेगी, Yes, sir. है ना। अब इसको इतनी जगह दे दो लंग्स को फैलने के लिए, तो लंग्स उतना ही फैलेगा। अब मान लीजिए आप इतना छोटा कर रहे हो उसको, तो वो लंग्स को जगह नहीं है। तो दिस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हेल्प इन इंस्पायरेशन। क्लियर हो गई मेरी बात? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. लिख दें इसको फिर? Yes, sir. चलिए अब हेडिंग डालते हैं इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल, Message. ठीक है। अब इसको देखें आप, फिर इसके बाद पीछे वाली स्लाइड करना। पहले ही देख लो जल्दी से। अब कौन सी वाली? ये वाली? यस सर। हाँ जल्दी देखो। हो गया? डन सर, डन सर। देखो बच्चों, स्पेस बिटवीन टू रिब्स, दो रिब्स के बीच का स्पेस क्या कहलाता है बेटा लोग? Intercostal space. Intercostal muscle. नहीं, स्पेस स्पेस पायल, Intercostal space. वेरी गुड, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. एंड these consist of how many types of muscle? Two. Two. Very types. good. It consists of two types of muscle. इनमें आपको दो तरीके की मसल्स मिलती हैं। पहला जो है that is External external intercostal. intercostal muscle। ठीक है, Yes, पहली sir. कौन सी? Yes, sir. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। External ठीक है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल क्या करते हैं? मेक द स्टर्नम अपवर्ड, Yes, sir. अपवर्ड एंड रिब्स downward. आउटवर्ड। Outward. ठीक है, एंड रिब्स आउट। Sorry, sir. कोई बात नहीं, हो जाता है। रिब्स आउटवर्ड। ठीक है बेटा, रिब्स Yes, किस तरफ जाएंगे? बाहर की तरफ। तो जाहिर सी बात है, इट इज इंक्रीज Thoracic. वॉल्यूम, इंक्रीज थोरेसिक Volume. वॉल्यूम। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब अगली चीज देखो, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है उनका बेसिकली कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, वो क्या हो जाती हैं बच्चे? आराम से रहती हैं इस तरीके से। ठीक है, उनका कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ध्यान रखना, मेनली किसका रोल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए? एक्सटर्नल। External. External. ठीक है, इतना उतारो, दूसरा मैं नाम लिख दे रहा हूं, इंटरनल Intercostal muscle. इंटर कोस्टल मसल्स। लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, लिख लो लिख लो जिनका नहीं लिखा। डन सर। चल आगे समझे? Yes, sir. देखो Yes, sir. अब थोड़ा सा और ध्यान से सुनेंगे, हमें काफी तरीके तो समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है। इसमें एक वर्ड है, उसको हमेशा दिमाग में रखना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। इस टॉपिक में एक वर्ड आप याद रखेंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या याद रखेंगे आप? Intrapulmonary. क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि भाई कहाँ का प्रेशर ज्यादा था तो क्या हुआ, कहाँ का प्रेशर कम था तो क्या होगा। बात समझ में? दो प्रेशर है, एक तो लंग्स पे जो पड़ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा
पल्मोनरी प्रेशर। इससे रिलेशन में आपको सब कुछ याद रखना है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की कितनी स्टेजेस होती हैं? ब्रीदिंग हैज हाउ मेनी स्टेजेस? 2 stages. Stages. 2 stages. Number 1 Inspiration. inspiration and number 2 Expiration. Expiration. very good, number 2 is expiration. ठीक है? Yes, sir. ठीक। अब जरा सुनो, मैं आपको एक पॉइंट बताया था, इंट्रा Pulmonary पल्मोनरी pressure. ठीक है। देखिए, इंस्पिरेशन होगा कब? मान लीजिए कि लंग्स है, ठीक है। लंग्स में आपका क्या हुआ है कि जो पल्मोनरी प्रेशर है वो लेस हो जा रहा है, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। किससे लेस हो गया? Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. ये रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की? इंस्पिरेशन की। ठीक है, Yes, sir. एक लाइन में याद रखो, Yes, sir. इंस्पिरेशन तभी होगा जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Very good. ठीक है, Yes. चलिए। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Sir. चलिए, Yes, sir. अब इसमें थोड़ा सा स्टेप लिखा दें। पहले इंस्पिरेशन को, Yes, sir. इसको मिटा देते हैं, एक्सपिरेशन इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब स्टेप्स करके लिखते हैं होगा क्या। ठीक है, तो एक चीज हमें समझनी है कि भाई इंस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है बच्चों? ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव का मतलब जहां पर क्या इस्तेमाल हो जाए? Energy. एनर्जी। ठीक है, यूजुअली इसमें टोटल सेकंड कितने लगते हैं? 2 seconds. 2 सेकंड में आप 2 seconds. इंस्पिरेशन कर लेते हो। ठीक है, अब होगा क्या? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ Lungs. डायफ्राम। डायफ्राम जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुए, पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, Yes. थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जो थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम है। दूसरा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल वेरी गुड इंटरकोस्टल Muscle. Muscle. मसल। इससे भी क्या हो जाएगी बेटा? थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज। अब जरा इधर देखिए, पीछे डायग्राम देखिए थोड़ा समझने के लिए। ये देखें, अब इसमें हम इस तरीके से कुछ लंग्स बना ले रहे हैं अंदर। यहाँ पे ये कलर ले लिया है ना। मान लीजिए ये लंग्स हैं। ये क्या है बच्चों? Lungs. ये भी क्या है? दूसरा वाला भी लंग्स है। ठीक है, अब मान लीजिए ये, अब मुझे बताइए आप, थोड़ा सा मैं आपको पूछूंगा अभी, आप खुद ही बता देंगे। इसको हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। एक डायफ्राम भी बना लेते हैं, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये डायफ्राम कैसा है बच्चों? डोम शेप। Dome shape. ये डायफ्राम कैसा हो गया? Flat shape. फ्लैट शेप। अब मुझे बताइए कि कौन से वाले डायग्राम में इसको ए नाम दे दिया मैंने, इसको बी नाम दे दिया, किस वाले डायग्राम में लंग्स के पास ज्यादा जगह है फूलने की? Sir, B. बी वाले, बी वाले में जगह है। अब जरा मुझे सुनिएगा, ठीक है। ए वाले में ऐसा क्या हुआ कि वो बी जैसा बन गया? पहला पॉइंट ये है, ए वाले में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? The diaphragm. डायफ्राम। दूसरी चीज क्या कॉन्ट्रैक्ट हुई? External intercostal muscle. क्या इंक्रीज हो गया टोटल? Thoracic volume. ठीक है, अब जो प्रेशर था, ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. वो Yes, sir. कैसा था? पहले निगेटिव में प्रेशर ज्यादा था लंग्स पे, अब वो हटने लगा, अब वो हटने लगेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब क्या करेगा? लंग्स के पास जगह हो गई, अब वो हवा अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है आपका इंस्पिरेशन। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। एज ए रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या होगी बच्चों? Increases. increases, वेरी गुड, Increases. थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, ठीक है, Yes, sir. इंक्रीजेस, क्लियर। अब लंग्स क्या करेंगे? एक्सपैंड करेगा, expand, है ना, अब वो एयर अंदर लेगा, ठीक है। दी लंग्स इनहेल, नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा। yes sir, और Yes, एयर sir. रशेस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है बेटा, बाहर की तरफ से लंग्स की तरफ जाती है ये हवा, लिख लो बेटा। yes sir, done sir, Done, sir. Done, sir. 1 minute. No, sir. लिख लो आराम से, मैं फिर भी 30 सेकंड दूंगा आपको लिखने के लिए आराम। Done, sir. डन, सबका हो गया? yes sir, लिखो 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 लिखो। हो गया बेटा? Yes, sir. अब अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्सपिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन ने पढ़ लिया। इंस्पिरेशन में क्या हुआ? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगे बेटा? contraction, कॉन्ट्रैक्शन करी, जिसकी वजह से क्या हुआ? that इंक्रीज volume इन of thoracic volume, thoracic, है ना। अब थोड़ा सा प्रेशर लंग्स पे से घटने लगा, तो उसने क्या काम करा? चलो बाहर से एयर ले लो, है ना। चलिए एक्सपेंड कर गए। अगला जो है आपका दैट इज एक्सपिरेशन। expiration, देखो बस एक पॉइंट ध्यान रखना इसमें, देखो इंस्पायरेशन में ही क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। बाकी सॉरी, इंस्पायरेशन में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, बाकी अगर एक्सपायर कर रहा है मतलब कि हवा को बाहर निकालना है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वही क्या हो जाएंगी बेटा? Relaxation. relaxation, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। और इसी वजह से ये पैसिव एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता। क्लियर हो गई बात? Yes, sir, तो हम लोग क्या लिखते हैं एक्सपिरेशन को? इट इज अ पैसिव एक्टिविटी, पैसिव एक्टिविटी है। नॉर्मली जो सेकंड्स लगते हैं वो कितने लगते हैं बच्चे? 3 3 seconds, सेकंड। तो टोटल कितना हो गया टाइम एक बार ब्रीथ करने में? 5 seconds, 5 ये seconds. 1 मिनट में कितना हो गया बच्चे? sir, डिवाइड कर दो, 5 60 12, है ना। तो 12 Yes, से sir. 14 टाइम 16 टाइम हो जाता है, डिफर करता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, diaphragm, ठीक है। और दूसरा क्या लिखेंगे बच्चे? रिलैक्सेशन ऑफ, External intercostal muscle. वेरी गुड साहिल, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल muscle, मसल, ठीक है। Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. yes चलिए sir, अब ये जो भैया एक बात सुनो, अब पीछे चले ना डायग्राम की तरफ, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो अब ये तो था, मान लीजिए ये रिलैक्स होके, अब नीचे वाला डायग्राम देखेंगे, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इस वाले को मिटाते हैं हल्का सा, है ना, इसको भी मिटाते हैं, ठीक। अभी क्या हुआ कि रेड कलर से बनाते हैं, चलो ठीक है। लंग्स ने एयर भर रखी यहाँ पर, ये लंग्स चौड़े हो गए, एक्सपेंड हो गए, ये प्रोसेस इंस्पिरेशन का है,
एक बात Yes, समझ में आ sir. रही है ना? इसको बस बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ये लंग्स ने क्या कर रखी है, यहाँ पर एयर भर रखी है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि भाई वॉल्यूम अच्छा खासा था, थोरेसिक वॉल्यूम, इसने एयर भर के इनहेल कर ली हवा। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अभी क्या हुआ, वापस से आपका जो डायफ्राम था, जो नीचे डायफ्राम है, ये क्या कर गया बच्चों? Dome shape. डॉम शेप कर गया। और वापस से ये जो स्टर्नम थे ये अंदर आ गए, नीचे आ गए और रिब्स भी आ गए। अब किस पे प्रेशर पड़ रहा है बेटा? लंग्स Lungs. पे पड़ा, Yes, sir. है ना? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा किस पे प्रेशर पड़ने का? लंग्स पे। तो लंग्स क्या करता है, इस प्रेशर को खत्म करने के लिए बाहर निकालता है हवा को। बात समझ में आ गई? Yes, sir. बस खत्म हो गई बात। शाबाश, ठीक है। Yes, sir. Yes, अगला sir. लिख लेते हैं। ड्यू टू दिस द थोरेसिक वॉल्यूम, Decreases. वेरी गुड देवेश, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, है ना? थोरेसिक वॉल्यूम कम होने लगता है, ठीक है। एंड द प्रेशर ऑन द लंग्स Increases. लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस, ठीक है बेटे। Yes, sir. Yes, sir. सो द एयर गोज आउटसाइड, Outside. वेरी गुड, द एयर गोज आउटसाइड। खत्म हो गई बात, बाहर एयर जाने लगी, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ब्रीदिंग भी आपके दो टाइप की है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ते टाइम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं और आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मगर इस टाइम भी हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना? तो जो Yes. नॉर्मल ब्रीदिंग है, ठीक है, इसको हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, ठीक है। एक दूसरी होती है, जब हम क्या करते हैं, गुब्बारों में हवा भरते हैं, बर्थडेज वगैरह में पहले भरते थे, वो छोटे थे, ठीक है, अब भी भर देते हैं, ठीक है। वो कौन सी ब्रीदिंग हुई? जबरदस्ती करना पड़ रही है, Forceful. फोर्सफुल। तो दो तरीके की ब्रीदिंग होती है, एक फोर्सफुल और एक Abdominal. एब्डोमिनल। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, फोर्सफुल ब्रीदिंग में कौन सी मसल इन्वॉल्व है, ठीक है बेटा? समझ गए क्वेश्चन? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. चलिए लिख लीजिए। Done, sir. हो गया? चलिए आगे पढ़ाएं। Yes, sir. ठीक, ठीक है। देखो बेटो, अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की। ठीक है बेटा, Yes, Yes, sir. sir. इतनी बात समझ में आएगी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। Yes, sir. चलिए कल देखेंगे, कल की बात कल है, ठीक है देवेश? Okay, sir. हाँ, कल मसल्स के साथ बताना सारा कुछ। देखो, अब जो भी आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, इसको कैलकुलेट करा जा सकता है बाय अ मीटर नोन एज स्पायरोमीटर, ठीक है। स्पायरोमीटर से हम अंदाजा लगा पाते हैं कि ब्रीदिंग कितने टाइम हो रही है और कितनी कितनी एयर एक्सहेल हो रही है, कितनी एयर इनहेल हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर involved in breathing can be estimated by, पलक म्यूट करो बेटा, estimated by
स्पाइरोमीटर। किससे एस्टिमेट करा जा सकता है बेटा? Spirometer. मतलब आपके कुछ भी गैसेस वगैरह, ठीक है। अब इसमें जो पहला हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है बच्चों? ठीक है, नॉर्मली हम जो भी एयर इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग जो हो रही है वो किस में आ जाती है बच्चों? टाइडल। Volume. ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ऑफ और एक्सपायर्ड बाय नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, ये हो गई आपकी टाइडल वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और Expired. expired during Normal breathing. Normal breathing. very good, normal breathing। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज 500 सब याद रखना है 500 आपको। इसमें तो एक एक चीज याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ ये तो पूरा। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी आप एयर इनहेल करते हो यानी कि इंस्पायर करते हो, वो सारी की सारी लंग्स तक नहीं पहुंच पाती Okay. है ना। कुछ जो एयर है वो आपके डेड स्पेस में रह जाती है, हमने पहले भी बात करी है ना, डेड स्पेस। तो ये तो एयर जो है जो डेड स्पेस में रह जाती है वो कहलाती है आपकी डेड स्पेस वॉल्यूम या डेड स्पेस एयर, और उसका जो वॉल्यूम होता है करीब होता है 150 ml। ml. ठीक है, the air that does not reach the lungs remain in dead space is about how many ml? 150. 150 ml. 150। गुड पायल। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 1 मिनट में इंसान कितनी एयर इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है? 6,000 to 8,000. अक्षित कैसे बताया ये? मैं सर है 500 अक्षित कैसे बताया आपने ये? सर एनसीईआरटी में पढ़ा था मैंने. अच्छा, कुछ लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे हम? Yes, sir. अक्षित Three- अक्षित से लगवाएंगे। अब अक्षित ने आंसर दिया, अक्षित से बात होगी हमारी। अक्षित बेटा सुनो, देखो अब एनसीईआरटी से लॉजिक क्लियर करते हैं। कितना ब्रीथ कर रहा है ये 1 मिनट में? सर 1 मिनट 6 इधर देखो मैं जो लिख रहा हूँ, 12 से 16 टाइम. एक बार में कितनी निकल रही है या इनहेल कर रहा है? 500. 12 से 16 बार में क्या करेगा? यस सर. समझ गए? यस सर. Yes. क्लियर हुआ बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. इस तरीके से भी आते हैं क्वेश्चन, तो हमें पूरा अपना फंडा हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यस सर. और भी सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए आपने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करी। क्या करी बच्चों? Inspire. और वो भी कैसे करी? फोर्सफुल इंस्पायरेशन, है ना। ये आपकी क्या हो गई, आपके अंदर क्या आ गई, जैसे मैं मान लो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करूं और अपने अंदर इंस्पायर एयर को रोक के रखूं, वो क्या है मेरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हो गई नहीं हो गई? Yes, sir. है ना। कहते नहीं है, तुम रोक के दिखाओ कितनी देर सांस रोक सकते हो। पहले तो आप क्या करो, सांस रोक लोगे बहुत देर, है ना। तो जो आपने सांस ली और रोकी दैट इज व्हाट? Inspiratory reserve volume. क्लियर? Yes, sir. चलो वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय forceful Inspiration. inspiration।
ठीक है बेटा। Yes, sir. इसकी वैल्यू होती है बच्चों 2500 to 3000 ML. ml। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? No, No, sir. sir. No, sir. चलिए, अब क्या है तीसरा, एक्सपायरेटरी Volume. रिजर्व Volume. वॉल्यूम। अब देखिए आपने क्या काम करा, नॉर्मल आपने इंस्पिरेशन कर रखा है, अब आप क्या कर रहे हैं, फोर्सफुल एक्सपायर कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप फोर्सफुल इंस्पायर ज्यादा करोगे या फोर्सफुल एक्सपायर ज्यादा करोगे? करके देख लो, आंसर दे दोगे। Forceful. Forceful expire. एक्सपायर। अच्छा देखो, एक बार एक काम करो कि सिर्फ एक्सपायर करने की कोशिश करो, बैठे बैठे आप जितना एक्सपायर कर सकते हो करो। करा? Yes, sir. Yes, sir. इंस्पायर करो फोर्सफुल, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप इंस्पायरेशन का वॉल्यूम ज्यादा ले पा रहे हैं, Yes, sir. है ना? आप ज्यादा एक्सपायर नहीं कर सकते, ठीक है, वरना आपके हाथों में ही ऊपर वाला ताकत दे देता, आप अपने लंग सिकोड़ लेते, तो इसलिए उन्हें इजाजत दिया ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम सेम डेफिनेशन लिखेंगे, वॉल्यूम याद कराने के लिए मैंने आपको ऐसा बताया, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय Expire. Expiration. फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है बेटा, Yes, sir. ये कितना होता है 1000 से 1100 ml. 1100 ml। ठीक है बेटा, Yes, sir. कितना क्लियर हुआ? लिखो बच्चों। Done, sir. ठीक है, Done, sir. ठीक है। अब जरा एक पॉइंट में कहूँ, नहीं हुआ? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो आराम से, एक लाइन और फिर बाकी का। Done, sir. ठीक है बच्चों, हो गया? Yes, sir. Yes, अब जरा sir. देखो, लास्ट है बेटा, रिजर्व वॉल्यूम। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रिजर्व वॉल्यूम नहीं, रेसिडुअल वॉल्यूम, सॉरी बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना? एक काम करो बच्चों, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो और फोर्सफुल एक्सपायरेशन उसी के बाद कर देना। Yes, sir. है ना? आप Yes, ये sir. देखो कि आपकी जो एयर थी लंग्स में से सारी खत्म नहीं हुई, है ना? यही तो वो आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बावजूद भी क्या बचा, लंग्स में कुछ एयर बची बच गई। ये जो बची हुई एयर है ये क्या है बेटा? Residual volume. वेरी गुड, हो गई बात खत्म। ठीक है बेटा, Yes, sir. amount of air that remains inside the lungs after forceful Expiration. क्लियर है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. लिख दो बेटा लोग। अच्छा, इसका वो तो लिख दो वॉल्यूम 1200 ml। ठीक है, अब कैपेसिटीज वगैरह हम लोग कल पढ़ेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Done, sir. No, sir, अभी नहीं हुआ। हो गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो बच्चों, फिर अब हम लोग कल मिलेंगे आगे चैप्टर के साथ। ठीक है, अपने ख्याल रखें, बाय, टेक केयर बेटा, गुड नाइट, Thank you, Good night, sir. Good sir. night, sir. वेलकम, बाय। Bye, sir.